स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली के पहले सुल्तान साथियों कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था साथियों कब हुआ था? आपको मालूम होना चाहिए 1556 में हुआ था, ठीक है ना। तो किनके बीच लड़ा गया था ये आप लोग बता दीजिए। तो ये दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो अकबर और हिमू के बीच लड़ा गया था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रही कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ये शिवाजी की बात चल रही है। आप लोग याद रखेंगे साथियों, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? यानी कि गांधी जी ने तो साथियों सिर्फ और सिर्फ एक अधिवेशन का सभापतित्व किया था, जो कब हुआ था? जो 1924 में हुआ था। और कहां पर हुआ था साथियों? बेलगांव अधिवेशन हुआ था। क्या? जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार की अगर बात करें साथियों, मोहम्मद इकबाल इसके रचनाकार हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी जी की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए? तो हिंद स्वराज के लेखक साथियों अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ही हिंद स्वराज के लेखक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या शामिल है? मैं कहूंगा ये तो अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या अनुच्छेद 19 में है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही आंसर आपका यही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों जो है ना, ये अनुच्छेद 23 और 24 में। कहां? अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो साथियों अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो साथियों किसकी बात चल रही है? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? देखिए औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र तो है, रूस में समाजवादी क्रांति में, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक भी, लेकिन क्या नहीं है साथियों? औद्योगिक क्रांति नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति वो कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है करके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 वर्ष है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना साथियों, ये अनुच्छेद, ठीक है, किसके साथ? वो अनुच्छेद 66 के तहत, 63 के तहत, 54। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में, क्या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 54 में। कहां पर? अनुच्छेद 54 में है। और ये बात लिखी हुई है साथियों क्या? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें लिखी है साथियों? अनुच्छेद 63 में लिखी हुई है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा है, तो अनुच्छेद 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, करके भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो साथियों राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए करके राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगर यहां पर साथियों लिखा होता केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप क्या बताते? आप बताते साथियों राष्ट्रपति। लेकिन राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है तो राज्यपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 161 है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो साथियों विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को यह शक्ति प्राप्त है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई? मुझे बताइए साथियों। देखिए करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? अनुच्छेद 243 के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यहां पर आपका जवाब अनुच्छेद 14 हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल, क्या साथियों दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 10वीं अनुसूची आपके इस सवाल का सवाल करके कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। देखिए अगर कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लेकिन अगर बात करें साथियों ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। अब नहीं गुजरती है तो मैं कहूंगा ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में साथियों विभाजित किया गया है? तो 24 आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि 24 टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है विश्व को। उसके बाद देखिए कह रहे किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों 3 जनवरी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा 3 जनवरी को क्या होता है साथियों? उपसौर होता है। क्या होता है? उपसौर होता है 3 जनवरी को। इस 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है, सबसे नजदीकी दूरी होती है। और एक होता है साथियों 4 जुलाई। 4 जुलाई की अगर बात करें इसको साथियों अपसौर कहा जाता है। अपसौर
और इस दिन क्या होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो चीन देश के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई साथियों किसके एक तरीके से कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी साथियों, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई की थी 1953 में। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें प्रथम भारतीय महिला जो चढ़ी थी वो बछेंद्री पाल थे। बछेंद्री पाल नाम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह सैकड़ों बार साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से इस सवाल को आपको देखना है। तो साथियों मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद देखिए, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो जो आपका फ्लोरिडा जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा ही साथियों अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद देखिए, कह के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा तापी नदी की बात चल रही है। तापी नदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, साइलेंट वैली भी इसको कहा जाता है और मूक घाटी भी किसको कहा जाता है? तो ये कहां पर है साथियों? ये तो केरल में स्थित है। कहां पर है? ये केरल में स्थित है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो अगर लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछे तो क्या बताओगे? या अगर आइजोल की अगर बात करें, आइजोल किसकी राजधानी है? मैं कहूंगा साथियों ये तो मिजोरम की राजधानी है। कहां की? ये मिजोरम की राजधानी है। अगर हम बात करें सिलवासा की तो ये साथियों दादर नगर हवेली की राजधानी है। कहां की? दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है साथियों? सिलवासा है। और पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करते हैं साथियों, ये अंडमान निकोबार द्वीप की है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। लेकिन कवरत्ती की अगर बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। उसके बाद देखिए, करके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो कोयम्बटूर के साथ जाना चाहिए। भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो गुजरात का जो अहमदाबाद है ना, देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए भारत का मैनचेस्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर बात करें उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, क्या साथियों? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यूपी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से कानपुर है ना, यूपी के कानपुर को साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है ना, तो कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है साथियों? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? मैं कहूंगा 4840 वर्ग गज होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में इनमें से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है क्या साथियों? देखिए यहां पर अगर बात करें आयकर तो प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। संपत्ति कर की अगर हम बात करते हैं या निगम कर की बात करते हैं तो साथियों इसको भी नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका जवाब जो होना चाहिए वो सेवा कर होना चाहिए। यानी कि सेवा कर साथियों ये क्या है? सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चलिए उसके बाद देखिए, करके जन्म दर से क्या अभिप्राय है, यानी कि जन्म दर किसे कहा जाता है बताइए। तो जन्म दर की अगर बात करते हैं साथियों, किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या को कहते हैं, या किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्मे कुल बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। किसी एक वर्ष में प्रति सैकड़ा जनसंख्या के अनुपात में बच्चों की संख्या को नहीं, किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। बिल्कुल साथियों, एक साल में 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की जो संख्या होती है इसको ही साथियों जन्म दर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। तो क्या बढ़ा सकती है? अगर बात करें साथियों बेरोजगारी, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा विकासशील राष्ट्र में जो विकसित हो रहा है विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। अगर विदेशी बाहर से सामान आ रहा है तो ये बेरोजगारी एक तरीके से हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है विकासशील। विकासशील क्या होता है और विकसित क्या होता है, ये दो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर विकसित की अगर बात करें तो यूएसए है ना, जो डेवलप हो चुका है वो विकसित कहलाया जाता है, और जो विकसित हो रहा होता है जिसके अपना भारत, वो विकासशील देश कहलाया जाता है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो विकासशील देश है जो विकसित हो रहा होता है, वो विदेशी आयात एक तरीके से पर निर्भरता बढ़ा सकती है। बेरोजगारी साथियों बढ़ सकती है, और विदेशी आयात पर हम निर्भर रहेंगे कि बाहर से कोई चीज आ रही है तो वो क्या
क्या बेरोजगारी एक तो बढ़ाएगी साथियों, ठीक है। वो चीज अगर यहाँ कामकाज होता तो यहाँ लोगों को काम मिलता, रोजगार मिलता, तो बेरोजगारी कम होती। तो ये चीज समझ गए ना आप लोग। चलिए अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पेंशन योजना की बात कही गई है, करके समाजवादी पेंशन योजना में किस वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं? तो मैं कहूँ क्या सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के लोग लाभान्वित नहीं होते? बिल्कुल लाभान्वित होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार भी लाभान्वित होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार भी लाभान्वित होते हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो जो साथियों आवृत्ति होती है, ठीक है ना, आवृत्ति साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे दो व्यक्तियों के वार्तालाप में जो आवाज का डेसिबल रहता है वो कितना रहता है, मुझे बताइए। तो साथियों अगर 30 डेसिबल है तो नॉर्मल वार्तालाप कहलाई जाएगी, अगर बढ़ जाती है फिर वो असहनीय हो जाती है। और डेसिबल क्या होता है? ध्वनि के स्तर की मापक की इकाई को कहा जाता है साथियों डेसिबल। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, तो कुछ करंट अफेयर के सवाल भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर के सवाल भी आएंगे। तकरीबन 8 से 10 सवाल आपको आपके एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो इन सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। कह रहे कि हाल ही में किसे 2024 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो साथियों किसे चुना गया है? मैं कहूंगा स्मृति मंधाना जी को चुना गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये साथियों कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम साथियों राकेश शर्मा है। मैं कहूंगा बिल्कुल राकेश शर्मा है, और ये आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलवेज के एग्जाम में, स्पेशली एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के साथियों सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए और इस पूरी क्लास को देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट साथियों आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता? तो साथियों किसने जीता? इनका नाम मेडिसन कीज है, और मेडिसन कीज ने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, यानी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो साथियों इनका नाम तिलक वर्मा है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए करके पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो नागालैंड में साथियों मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। और सांभर फेस्टिवल ये कहां पर मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो सांभर फेस्टिवल साथियों जयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में साथियों सांभर फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला देखिए करके यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने इंदौर को दी है साथियों वेटलैंड सिटी, और उदयपुर को साथियों वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार साथियों पूछा जाएगा। अगला देखिए करके युवा भारतीय पर्वतरोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट नाम है इनका शिवांगी पाठक, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ऐसे भी सवाल आ सकता है कि शिवांगी पाठक कौन है? तो ऑप्शन में पर्वतरोही लिखा होगा तो पर्वतरोही आपको लगा देना है। कहने के अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि ईसीआई मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है साथियों नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में? तो ओडिशा राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो साथियों इसकी थीम क्या? विकसित भारत स्वर्णिम भारत रही? नहीं, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रही। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा क्या आपसे जा रहा है, कहने के छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों बेंगलुरु में किया गया। कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। उसके बाद देखिए सवाल है 2 से 3 नंबर सीरीज के सवाल आते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले 7 है, फिर 16 है, उसके बाद 41 है, और उसके बाद कहने के अगला नंबर क्या होगा, और उसके बाद 171 है, और उसके बाद साथियों 292। तो आपको बताने कि यहां पर क्या लगा हुआ है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों तो कितना बढ़ाया गया है? 3 और 6 यानी कि 9 यहाँ पर बढ़ाया गया। अच्छा यहाँ पर साथियों कितना बढ़ाया गया है? 25 यहाँ पर बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर जरा बताइए। 292 में से अगर 171 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पर 1, 121 आ गया। आप इसको देखकर जरा आपको ये नहीं लग रहा है कि ये तो भैया 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है? क्या 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 5, फिर 6 का नहीं बल्कि 7 का स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। 7 का स्क्वायर हो गया, और फिर ये 9
का स्क्वायर आना चाहिए और फिर 11 का स्क्वायर हो गया। तो मैं कहूंगा यहाँ पर साथियों 49 बढ़ेगा, यानी कि 41 में 49 बढ़ेगा और फिर साथियों यहाँ पर इसमें 81 बढ़ेगा। अब अगर 41 में 49 हम बढ़ाते हैं तो कितना आता है, देखिए जरा, 9 और 1 10, ठीक है, और 90 आ जाएगा। अब अगर 90 में 81 बढ़ाने पर 171 आता है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए 90 में 81 प्लस करिए जरा, 1 आ गया 8 और कितना हो जाएगा 17, बिल्कुल साथियों 171 आ गया। यानी कि हमारा और आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 90 हमारा जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपके इस सवाल का राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में GLARE को साथियों क्या लिखा जाता है, यहाँ पर इतना कोई नंबर्स लिखे हुए लिखा जाता है और डस्ट को ये नंबर लिखा जाता है। तो हाइपर को साथियों क्या नंबर लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए कभी भी अगर आपको दो जोड़े ऐसे दे रखे हों कि इन लेटर्स को ये नंबर और इन लेटर्स को ये नंबर लिखा जाएगा, तो और इस इन लेटर्स को साथियों क्या नंबर लिखा जाएगा, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 5 5 हैं और अगर दो दो नंबर का हम बनाए 1 2 3 4 ऐसे करके आ गया, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, एक यहाँ पर नंबर कम लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम जी यहाँ पर देखिए एच का कोड क्या हो सकता है, एच कहाँ पर है, एच की अगर बात करें साथियों, एच का कोड कहाँ पर है, एच की अगर बात करें साथियों, अच्छा एक काम यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, जैसे जी होता है, जी किस पर होता है साथियों, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट साथियों क्या होता है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर टी होता है, GT। जैसे कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। वैसे देखिए डी का अपोजिट जो यहाँ पर है वो 23 है। 23 क्यों है पता, क्योंकि डी का अपोजिट जो W है ना वो 23 नंबर पर आता है। जी का अपोजिट होता है टी और टी 20 नंबर पर आता है। एल का अपोजिट होता है O, कैसे, LOVE, एल का अपोजिट O का अपोजिट एल, तो एल का अपोजिट O आ गया, O 15 पर आता है। अब हमारा मेरी समझ में आ चुका है पूरी तरीके से। देखिए शर्ट, ठीक है ना, शर्ट और गेज, इसका मतलब क्या है, ए का अपोजिट Z और टी का अपोजिट G, आई का अपोजिट R और S का अपोजिट H। अब देखिए H है, H का अपोजिट क्या है, यहाँ पर S है, तो S किस नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। 19 देखिए सभी में आपको दिख रहा है। Y का अपोजिट क्या है, B है, यानी कि साथियों यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 2 2 भी सब में है। P का अपोजिट K होता है, तो K किस पर आता है साथियों, 11 पर आता है, ठीक है। E का अपोजिट क्या है, E का अपोजिट V है जो कि 22 पर आता है, 22 आ गया। और R है, R का अपोजिट क्या होता है, R का अपोजिट I होता है, I 9 पर आता है। तो देखिए जरा ये संख्या कहाँ पर लिखी हुई है, 19 211 219 में कहूंगा, 229 में कहूंगा, ऑप्शन नंबर बी में संख्या लिखी हुई है। तो समझ गए ना साथियों, जब मैंने सवाल को देखा तो मुझे नहीं पता था, यकीन मानिए नहीं पता था कि इसमें आखिर लगेगा क्या, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको देखता गया, इसको तराशता रहा, तुरंत मेरी समझ में आ गया कि भैया ये डी से 23 तभी बन सकता है जब डी का अपोजिट डब्ल्यू करोगे और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू बनेगा 23। तो समझ में आ गया आपकी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से इस सवाल को भी देखिएगा और मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या क्या यहाँ पर है, के यू है और यहाँ पर 2 बार खाली जगह है, 2 बार खाली जगह है, ठीक है। एन के है और 1 बार खाली जगह क्यू पी है, फिर से यहाँ पर देखिए क्यू पी के बाद 2 बार यहाँ पर खाली जगह है, 2 बार खाली जगह है और यू है, खाली जगह है पी एन। अब देखिए कितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 15 है। तो मैं कहूँगा 5 5 का पेयर बन रहा होगा, तो एक बार ट्राई कर लेते। एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। अब आप देखोगे साथियों, देखो दूसरे नंबर पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी यू आ जाएगा। अब हमारा बन गया है के यू क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम के लिख दें, के यू, और साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एन है तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी एन आ जाएगा। अब इसको देखिए के यू क्यू आ जाएगा और पी आ जाएगा और एन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए आपने अपने पेन से यहाँ पर क्या क्या लिखा है, आपने लिखा है साथियों क्यू और पी, आपने लिखा है यू, आपने लिखा है एन के, आपने लिखा है एन के और आपने लिखा है क्यू। ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, बस इतनी सी बात आपको बताना है, क्यू पी यू एन के क्यू, या ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो ऐसा सवाल 100% आएगा। बस आपको ध्यान रखना है साथियों कि आप इस टाइप के सवाल को कर कैसे सकते हो, क्या तरीका साथियों आप अपना सकते हो ताकि आपके लिए ये आसान हो जाए। किसी संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ने पर प्राप्त योगफल को 5 से अगर गुणा किया जाए और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी 158 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, यानी कि मूल संख्या का वर्ग क्या है, पहले मूल संख्या निकाल लो। कोई दिक्कत, देखिए सवाल बहुत आसान है, सवाल में कुछ नहीं है। अगर आपने इस सवाल को समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए सेकंडों का लिए काम हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या के 2 गुने, मान लीजिए वो संख्या x है, तो उस संख्या का 2 गुना, तो उस संख्या का 2 गुना कर दिया। x है उसका 2 गुना, उस संख्या के 2 गुने में 3 जोड़ो, 3 जोड़ दिया भैया, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हमने कर दिया। 3 जोड़ने पर प्राप्त योगफल, फिर ये जो आपका योगफल आता है इसको 5 से गुणा कर दो, इसको हमने 5 से गुणा कर दिया
और प्राप्त गुणनफल को, ये जो पूरा गुणनफल आता है, इसको मूल संख्या में जोड़ दो। यानी कि इस पूरे गुणनफल को साथियों क्या हम कर देते हैं, इसको मूल संख्या में जोड़ देते हैं। मूल संख्या हमने x मानी थी, x इसमें हम जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या 158 हमें प्राप्त होता है, यानी कि 158 आ जाता है। तो मूल संख्या बताइए, यानी कि x का मान बताना है। बस इतनी सी बात है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 5 की गुणा अंदर करो जरा, 5 दूना 10, यानी कि 10x हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ये चीज पूरी फ्री हो गई, ठीक है। और बराबर क्या आ गया साथियों, 158 आ गया। अब 10x और 1x कितना हो जाएगा साथियों, 11x हो जाएगा। 11x 158, ये प्लस का है ना, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 11x बराबर 158 में से अगर 15 घटाते हो तो कितना आता है, 143 आता है। और अब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 143 बटे 11 आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो x बराबर साथियों कितना आ गया, 13 आ गया। तो मूल संख्या तो कितनी आ गई, 13 आ गई, लेकिन इसका वर्ग ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, इसलिए 169 आपका जवाब हो जाएगा, जो कहां पर है, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में। वही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है, करके दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में अदल अदल बदल करना पड़ेगा। अगर हम 45, देखिए अगर बात करें, हम इस वाले ऑप्शन को राइट माने, 45 की जगह पर 7, 7 की जगह पर 45 कर दें, तो 45 है, 45 की जगह पर 7 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज तो यहाँ पर लिखी नहीं गई है, एक चीज तो यहाँ पर लिखी नहीं गई है, क्या टाइप नहीं की गई है, ठीक है। 45 प्लस 35 गुणा 7 माइनस 81 भाग 9 बराबर क्या आना चाहिए, बराबर 321 आना चाहिए। चलिए तो 45 है, इसकी जगह पर 7 लिख देंगे, प्लस 35 हो जाएगा, गुणा 7 है तो 7 की जगह पर 45 लिख देंगे, माइनस 81 और भाग 9। अब इसके ये पता, इसको कैलकुलेट करके 321 आना चाहिए। अगर 321 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जवाब हो जाएगा, वरना हम फिर बी को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 9 9 81। अब इसकी गुणा, भैया अगर इसकी हमने गुणा कर दी तो ये तो बहुत हो जाएगा, फिर अगर कुछ भी आप छोटा मोटा घटाओ तो 321 नहीं आएगा, यानी कि ये चीज हमारी फेल हो गई। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी वाले को चेक करते हैं, 45 की यहाँ पे 81, 81 की यहाँ पे 45, तो 45 है 81 आ जाएगा, प्लस आपका 35 आ गया है, ठीक है। 7 है तो 7 की जगह पर साथियों 7 लिख दीजिए, माइनस 81, 81 की जगह पर आपका 45 आ जाएगा, और साथियों क्या है, 81 की यहाँ पे 45 आ गया, और भाग 9 आ गया। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 35 गुणा 7 कितने होते हैं, जरा देखिए एक बार, 35 गुणा 7, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 21 और 24 यानी कि 245 हो गया। तो 245 इधर आ गया, प्लस आपका 81 आ गया। देखिए क्या ये 321 आता है या नहीं आता है। अगर हम साथियों देखिए ये कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 प्लस 81 कितना होता है, क्या 321 होता है, देखिए जरा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 8 और 24 कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। बिल्कुल 321 बराबर 321 आ चुका है, यानी कि हमारा और आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा जा रहा है साथियों, NaHARI, इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब में आप देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। मैं आपको हर बार बताता हूं, अगर कोई भी लेटर्स लिखे हो तो जो सबसे अंतिम बार हो, अंतिम होता है ना, वो सबसे पहले आता है, यानी कि ए दर्पण में कुछ ऐसा दिखेगा, आई जैसा है आई वैसा ही दिखेगा, लेकिन आर वैसा है तो आर ऐसा दिखेगा, ए जैसा है वैसा दिखेगा, एच जैसा है वैसा दिखेगा, ए जैसा वैसा दिखेगा, एन की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो एन साथियों कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है मुझे बताइए, यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, नहीं साथियों एन बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहे कि 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है, तो उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हम 5 से 7 करें तो साथियों प्लस 2 हमें करना पड़ेगा, अगर हम 7 से 14 करें तो हमें गुणा 2 करना पड़ेगा, अगर हम 14 से 16 करें तो हमें प्लस 2 करना पड़ेगा, अगर हम 16 से 32 करें तो हमें गुणा 2 करना पड़ेगा, यानी कि पहले प्लस 2 फिर गुणा 2, प्लस 2 गुणा 2, तो प्लस आएगा, प्लस 2 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 34 आ जाएगा। क्या 34 ऑप्शन में कहीं पर है, बिल्कुल 34 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, हर एक टॉपिक से, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे साथियों हम लोग, हर एक एक टॉपिक को चुन चुन से साथियों, चुन चुन के चुनिंदा सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए तो इस सवाल को भी देख लीजिए साथियों। आप लोग कह रहे हैं कि ए बी का पति, जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है, जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए। तो कहा गया यहाँ पर कि ए जो है ना, ए ये बी का पति है, तो ए बी का पति है, बी पति है तो साथियों पी आ जाए, प्लस आ जाएगा, अगर ये पत्नी है तो ये साथियों माइनस आ जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी की सास ए है, बी की सास ए है साथियों, यहाँ पर कहा गया है बी की सास जो होंगी वो ए की माँ होंगी। अरे भाई जो बी की सास होंगी ना, ठीक है, बी की सास कौन बताई गई है, बी की सास यहाँ पर सी बताएंगी, ए की माँ हो जाएंगी। कहने के डी जो है ना ये ए के पिता है। अच्छा ए के पिता कौन हो गए, ए के पिता डी हो गए, ए की माता सी हो गई, यानी कि दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, ये पिताजी हो गए, ये साथियों माता जी हो गए। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। कहने के डी की माँ ई है, तो डी की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, डी की माँ कौन हो जाएंगी साथियों, डी की माँ यहाँ पर ई हो जाएंगी। कहने के सी और जी एफ, अच्छा क्या लिखा हुआ, सी और जी की माँ एफ है, तो सी ये हो गई,
जी ये हो गई। सी और जी की माँ कौन हो जाएंगी? सी और जी की माँ साथियों एफ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें और क्या चीज कही गई है करके, डी के पिता एच हैं, तो डी किधर गया? अच्छा, डी के पिता कौन हो जाएंगे साथियों? ठीक है, डी के पिता, डी की माता तो ई हो गई, डी के पिता कौन हो गए? एच हो गए, तो ये पिताजी हो गए, यानी कि ये दोनों साथियों पति पत्नी हो गए। तो कहने के ई के साथ एच का क्या संबंध है? ई के साथ एच, यानी कि एच क्या कहेगा ई को? तो एच तो अपनी पत्नी कहेगा। तो पत्नी कहेगा तो साथियों पत्नी कहाँ पर लिखा हुआ है? एक सेकेंड, ई के साथ एच का क्या संबंध? ये कुल मिला कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। ठीक है, तो पति पति ढूंढ लो, पत्नी नहीं मिल रहा तो पति ढूंढ लो। पति कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे कि 6 दोस्त है पी क्यू आर एस टी यू, एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके साथियों बैठे हैं। ठीक है भाई साहब, तो मान लेते हैं साथियों ये एक वृत्त हमने बना लिया, 6 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग साथियों यहाँ पर हमने बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एस के दाएं और दूसरे स्थान पर पी बैठा है। तो मान लीजिए साथियों एस के दाएं, एस अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं, एस के दाएं दूसरे स्थान पर पी, यानी कि पी यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए क्यू टी को ना सॉल्व करिए, आप देखिए कि एस और पी में से कहाँ पर है, एस और पी कहाँ पर है? पी हमें मिल गया, तो आप इस लाइन को, यानी कि इस लाइन के बाद आप इस लाइन को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी, पी कॉमन मिल गया, चीजें आपके लिए आसान हो गई। तो कहने के पी जो है ना ये आर और यू के बीच में है, तो साथियों आर और यू के बीच में है, तो यहां पर अगर बात करें, ठीक है, आर पी जो है ये मान लीजिए आर और यू, आर यहां पर बैठा दो, यू यहां पर बैठा दो। उसके बाद कह रहे हैं कि आर के बाईं ओर बगल में है एस, तो आर के बाईं ओर बगल में एस नहीं है। अगर हम आर यहां पर बैठालते तो आर के बाईं ओर बगल में होता एस, तो साथियों हमें आर यहां पर बैठाना होगा, आर हमें यहां पर बैठाना होगा, यू हमें यहां पर बैठाना होगा। यहां पर लिखा है आर के बाईं ओर बगल में एस, आर के बिल्कुल बगल में एस बैठा है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब इसको भी देख लीजिए, कह रहे टी के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। अगर हम टी के बाईं ओर टी यहां पर बनाए तो जाहिर सी बात है टी का बाईं इधर ही होगा, इधर क्यों बैठ जाएगा? तो 6 लोग थे, 6 को बैठा दिया। सवाल में पूछा जा रहा है कि पी और एस के बीच में कौन है, तो पी किधर है भाई साहब? पी इधर है और एस इधर है। पी और एस के बीच में कौन है? आर है, तो आर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कह रहे कि कुत्ता भौंकता है तो पक्षी क्या डराते हैं या चहचहाते हैं, गुर्राते हैं या मिमियाते हैं? तो मैं कहूंगा पक्षी तो चहचहाते हैं, इनका काम चहचहाने का होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए सही जवाब। कह रहे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक उनमें से अलग है। आपको बताना है सबसे अलग कौन सा। देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज नजर आ गई कि ए के बाद बी आता है, ओ के बाद पी आता है, ई के बाद एफ आता है। ठीक है ना, उसके अलावा ठीक है इतनी बात, यू के बाद सी नहीं आता है, तो सबसे अलग कौन सा होगा? सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि ORCHID को डेजी लिखा जाता है, इसको अच्छा डेजी को लोटस लिखा जाता है, लोटस को जैस्मिन लिखा जाता है। ठीक है, और जैस्मिन को ट्यूलिप लिखा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें तो लोटस होता है, लेकिन लोटस को यहाँ पर क्या लिखा गया है? जैस्मिन लिखा गया है, तो मैं कहूंगा जैस्मिन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सातवां सवाल है, कह रहे कि नीचे एक ही पासे को 2 विभिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है, दी गई है, जिन्हें 6 पृष्ठों पर ए और एफ तक, मतलब ए से एफ तक लेटर्स लिखे हुए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो ए के ए वाले एक पृष्ठ के विपरीत है। यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि ए के विपरीत पर सातों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सवाल बहुत तगड़ा है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि साथियों ये ए जो लिखा हुआ ए के विपरीत क्या होगा? ए के यानी कि इधर साइड क्या होगा? ए यहाँ पर लिखा है, ए के विपरीत क्या होगा? यानी कि इस साइड में क्या होगा? तो इतना हमें पता है कि ए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ए का विपरीत एफ नहीं हो सकता, ए का विपरीत डी नहीं हो सकता। एफ नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं हो सकता। ए अगर यहाँ लिखा है तो ए का विपरीत बी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर बी नहीं हो सकता। ए का विपरीत सी भी नहीं हो सकता, आंसर सी भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ई बचा, तो ई ही तो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी साथियों सवाल आपको करना है शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में शॉर्ट को इतना 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 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वाइन को क्या लिखा जाएगा? देखिए एस की अगर बात करें, एस तो भैया 19 पर आता है, एच 8 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है। ऐसा तो नहीं 19 का डबल होता है 38, 8 का डबल 8 का तो अच्छा नहीं करा गया, 8 का 8 लिख दिया गया, 15 का यहाँ पर साथियों 15 लिख दिया गया, और 20 का यहाँ पर डबल, यानी कि शुरू का और बाद का डबल है, फिर बाद में नॉर्मल है। अब जैसे ये डब्ल्यू 23 पर होता है तो 46 आ जाएगा, आई 9 पर होता है तो 9 आ जाएगा, इन 14 पर होता है तो 14 आ जाएगा, ई 5 पर होता है तो 10 आ जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, साथियों समय नहीं लगाना है आपको, मैं भी समय ज्यादा नहीं लगाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों कथन है और यहाँ पर साथियों 2 निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, यानी कि सभी शहर गांव हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये शहर हो जाएंगे, और सभी शहर जो है ना, सभी शहर साथियों एक तरीके से गांव है। और कहा जा रहा है कि कोई भी देश शहर नहीं है, तो मान लीजिए देश ये हो गया और कोई भी देश
शहर नहीं है और कोई भी शहर देश नहीं होगा। तो अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। कोई भी देश गांव नहीं है, कोई भी देश गांव नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है कथन में, इसलिए गलत हो जाएगा। कोई भी गांव शहर नहीं है, कोई भी गांव शहर नहीं, भी गलत हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए तो 4, 8, 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अगर कभी भी आपको ऐसे सवाल दे दिया जाए कि 4, 8 और साथियों 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी कि x का मान आपको निकालना है, तो ये 4:8 है, यानी कि 4:8 हो जाएगा और 15 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करेंगे साथियों, आप यहाँ पर अगर बात करें तो साथियों देखिए बराबर है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 की गुणा 15 से, यानी कि 15 गुणा 8 हो जाएगी, और 4 की गुणा इधर, ये 4 इधर आ जाएगा और ये x इधर आ जाएगा, बराबर बराबर, ठीक है। तो 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर क्या आ चुका है साथियों, 30 आ चुका है। तो इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 30 होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस सवाल को देखिए करके, उस शंकु का आयतन बताइए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें साथियों, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 आ गया। पाई की वैल्यू की अगर बात करें साथियों कितनी होती है, 22/7 होती है। आर यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी कि त्रिज्या 18 दे रखा है, तो 18 गुणा 18 हो जाएगा। एच की अगर बात करें, ऊंचाई की बात करें 35 है, तो इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना यहाँ पर आ जाएगा। 3 से कट करेंगे तो साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा। 7 से कट करेंगे 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब देखिए 22 आ गया गुणा 6 पंजे 30 आ गया, और साथियों 18 आ गया। इसको आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आंसर आपको बड़ी ही आराम से मिल जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 22 गुणा 30 गुणा और साथियों 18 कितना हो जाएगा, 11,880। कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका सही जवाब होगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे 25 प्रक्षेपणों का औसत 50 है। यदि शुरुआती 13, देखिए 25 प्रक्षेपण है टोटल, और कहने के शुरू के जो 13 प्रक्षेपण है इनका औसत 40 है, और जो बाद के अंतिम 13 प्रक्षेपण है इनका औसत 58 है। तो 13वें प्रक्षेपण कितना होगा मुझे बताइए। देखिए अगर 25 प्रक्षेपण का औसत कितना है, 50 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 25 प्रक्षेपणों का कुल मिला के योग कितना है, तो साथियों 25 गुणा कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 0 आ गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, अब कहने के 25 प्रक्षेपणों में से शुरू के जो 13 प्रक्षेपण है इनका औसत कितना है साथियों, 40 है। अगर मैं कहूँ शुरू के प्रक्षेपणों का कुल योग कितना होगा, तो 13 कम 13 26, 13 39, 13 छक्कू 52, यानी कि 520 हो जाएगा। और इसके बाद यानी कि जो इसके बाद 13 प्रक्षेपण है इनका औसत कितना है साथियों, 58 है। तो साथियों इसका अगर मैं योग आपसे पूछूं तो 58 की गुणा हमें 13 से कराना होगी, ठीक है। 8 कम 8 16, 8 24 हो जाएगा, 3 5 15, 16 17, ठीक है। ये 4 है भाई साहब, ठीक है। 58 यहाँ पर आ जाएगा, 4 आ गया, 15 आ गया, 7, यानी कि 754 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम इस 13 और 13 को जोड़ लेते हैं, मतलब 520 और 754 को जोड़ लेते हैं और इसमें से घटा देते हैं, तो हमें 13वें प्रक्षेपण का मान मालूम पड़ जाएगा। तो जरा इसको जोड़ लीजिए, 520 और 754 को जोड़ लीजिए, 4 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, यानी कि 1274 में से आपको क्या घटाना है, 1250 को घटाना है। 13वां प्रक्षेपण आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा साथियों, 24 आ जाएगा। तो कुल मिला के 24 आपका 13वां प्रक्षेपण हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे हैं कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपए है। कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट उसको मिलती है, तो वो साड़ी कितने रुपए में बेचेगा, क्या उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1800 रुपए की साड़ी है, 10% का उसको डिस्काउंट देगा, यानी कि वो उसको 90% में बेचेगा। फिर 20% का देगा तो उसको 80% में बेचेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका निकल आएगा। इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो, इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब आपको गुणा किसकी कराना है, 18 गुणा 8 64, 8 नीम 72, इसकी गुणा करा लो। तो मैं इसकी साथियों यहाँ पर गुणा करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 18 गुणा 72, 18 गुणा 72, 1296 हो जाएगा। तो 1296 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूं। क्या इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या साथियों एक काम करता हूं, मैं करके ही आपको बता देता हूं कि कैसे साथियों इस सवालों को देखिए। कहने के 2 साइकिल सवार है, मतलब एक साइकिल सवार इधर है और विपरीत 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है। यदि उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, यानी कि एक बंदा उत्तर की तरफ जाता है कितनी स्पीड से, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दूसरा किधर जाता है, दूसरा एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दूसरा जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यानी कि उन्हें एक दूसरे से 47 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है साथियों, आपसे समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, बिल्कुल होता है। अब दूरी यहां पर पता क्या है, दूरी यहां पर ये 47.5 है। तो समय आप जो निकालोगे
दूरी आपको पता है 47.5 किलोमीटर है। अच्छा चाल निकाल लीजिए, चाल पता क्या है साथियों, चाल यहाँ पर जुड़ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दो तो साथियों 38 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। ये 38 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। ये बात क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका जीरो बढ़ जाएगा। 5 से अगर कट करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 निम 45 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर इसको हम साथियों कट करें, चलिए किससे कट करें साथियों मुझे बताइए एक बार। यहाँ पर अगर बात करें किससे कट करें, ये आप लोग एक बार साथियों बता दीजिए। देखिए 19 चौक कितने होते हैं, 19 चौक होते हैं 76, 19 पंजे होते हैं 95, तो ये आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए साथियों 4 आ गया, 5 है ना, 4 एकम 4 बचेगा, एक एक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक सही 1/4 समय लगेगा, ठीक है ना। एक सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, एक सही 1/4, इसको 4 कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को